Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Mohammed Zahir. Welcome to our YouTube channel Math Experts. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किसी भी कंपोजिट शेप का सेंट्रॉइड, जिसे आमतौर पे हम सीजी कहते हैं, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सेंट्रॉइड होता क्या है, ठीक है, और उसको डिटरमिन करने के डिफरेंट क्या क्या मेथड्स हैं, जिसमें हमने मेथड ऑफ ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन देखा था। उसके बाद था मोमेंट एरिया मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड डबल इंटीग्रेशन मेथड. So today we are going to determine the centroid of this given shape by moment area method. तो इसके लिए ये 7 स्टेप्स मेथड को मैं फॉलो करता हूँ कि अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करें तो आप किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का, कंपोजिट ज्योमेट्रिकल शेप का जो है वो आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रॉइड की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर. सो द फर्स्ट स्टेप इज कि टू ड्रॉ द रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। कि जैसे ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, जिसकी डायमेंशन मिलीमीटर्स में मेंशन है, ठीक है। इसके मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने जो है एक एक्सिस ये ऐसे मेंशन कर लिया और एक मैंने इस डायरेक्शन में, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अच्छा, तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया। उसके बाद है स्टेप 2 है कि डिवाइड द गिवन शेप या डिवाइड द कंपोजिट शेप इनटू प्लेन शेप्स, प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप एंड नेम देम एज 1 2 3 एटसेट्रा. अब जैसे हमारे पास ये शेप है, ये कंपोजिट शेप है, तो ये 3 रेक्टेंगल से मिलके बनी है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और इस शेप को मैंने यहाँ से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो कंपोजिट शेप को प्लेन शेप्स में डिवाइड करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो डायमेंशंस हैं वो आपके पास कैलकुलेट हो सके, ठीक है। जैसे हमारे पास अब इसी स्टेप में जो सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज टू नेम दीज प्लेन शेप्स. तो ये हमारे पास शेप नंबर 1 है, ठीक है, ये शेप 2 है और ये मेरे पास शेप 3 है, ठीक है। सो इसके बाद ये मेरा हो गया स्टेप 2, ठीक है। सबसे पहले हमने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर ली है, उसके बाद हमने जो पूरी शेप थी उसको प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड कर लिया और उनको नाम से मेंशन कर लिया, शेप 1 2 3. उसके बाद स्टेप 3 क्या कहता है कि मेंशन द इंडिविजुअल सेंट्रॉइड ऑफ ईच शेप एंड नेम इट, ठीक है। कि जो आपने उस शेप्स में डिवाइड किया उस बड़ी शेप को, अब आपने उन इंडिविजुअल शेप्स के जो है ना वो सेंट्रॉइड को लोकेट करना है, ठीक है। जैसे शेप 1 है, तो इसको अगर आप देखें, तो अगर हम ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन से देखें तो इसके दोनों डायगोनल्स जहां मिलेंगे, दिस लोकेशन, दिस वन, तो ये जो लोकेशन है ये एक्चुअली हमारे पास क्या होगी, इस शेप का सेंट्रॉइड होगा. मैं इसको दोबारा शेप 1 मेंशन कर देता हूँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ होगा, ठीक है। तो इसको हम G1 कहते हैं. इसी तरह ये जो पूरी शेप आपको नजर आ रही है सेकंड, इसका सेंट्रॉइड तकरीबन यहाँ होगा G2. और जो सबसे ऊपर आपके पास शेप है शेप 3, इसका सेंट्रॉइड ऑलमोस्ट यहाँ होगा, ठीक है। इसको मैं ज़रा रेड कलर से प्रोमिनेंट करता हूँ, G1 G2 एंड G3. ये हमारा स्टेप 3 है. नाउ व्हाट इज स्टेप 4? द स्टेप 4 इज to mention the distance in x direction from y axis to g of the each shape, ठीक है। कि हर शेप के लिए, जैसे हमारे पास शेप 1 है तो y एक्सिस से आपने ये डिस्टेंस मेंशन कर लिया, तो ये हमारा x1 है. इसको मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये x1 है, इस तरह ये डिस्टेंस, ये हमारा x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारा x3
3 है, ठीक है। इसी तरह स्टेप 5 क्या कहता है, मेंशन द डिस्टेंस इन, अब ये होगा y डायरेक्शन फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। ये जो कि मैंने ऊपर वाली लाइन को नीचे कॉपी किया तो उसको मैंने एडिट नहीं किया। सो मेंशन द डिस्टेंस इन y डायरेक्शन में अब हमने मेंशन करना है हर शेप के लिए फ्रॉम x एक्सिस टू g ऑफ और टू इंडिविजुअल सेंट्रोइड ऑफ द ईच शेप, और उसको आप नाम क्या देंगे, y1 y2 y3, जस्ट लाइक दिस, कि ये शेप 1 है तो ये y1 है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो G2 है, ठीक है, दिस वन G2, तो इस x एक्सिस से लेकर G2 तक का ये डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या होगा, ये y2 होगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर इस पॉइंट से G3, ये हमारे पास क्या है, ये G3 है, इस पॉइंट का नाम है G3, ठीक है। यहाँ से लेकर x एक्सिस तक का ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या होगा, ये y3 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास y1 है, दिस वन, ये y1 है, ये y2 है यहाँ तक, और यहाँ तक G3 तक y3 आ गया। नाउ व्हाट इज दिस स्टेप 6, कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच शेप एज a1 a2 एंड a3, तो जितनी भी शेप्स होंगी a4 अप टू an। अच्छा, अब जब हमने इसको प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, तो आपने इसकी डायमेंशंस को देखना है कि इसकी जो फाइनल डायमेंशन है हर शेप की वो क्या बनती है। तो यहाँ से अगर आप शेप 1 को देखें, ठीक है, तो इसकी जो ब्रेड्थ है ये 120 है और इसकी जो डेप्थ है ये 40 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो A1 बनेगा दैट विल बी 120 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 4800 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास होगा A1, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बाय द सेम वे आपने A2 फाइंड करना है, तो A2 हमारे पास क्या होगा, अब अगर आप शेप को देखें तो हमारे पास जो शेप 2 है वो बेसिकली ये वाली है, दिस वन, और इसकी जो वर्टिकल डायमेंशन है वो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी, अगर आप ये वाला 40 और ये 40, मतलब ये दोनों 40 आप अगर 200 से माइनस कर दें तो ये 120 रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो शेप है इसका एरिया 120 बाय ये 40 मिलीमीटर ये डायमेंशन है। तो ये जो एरिया है ये भी आपके पास जो कि इक्वल है 120 बाय 40, तो आपके पास जो A2 है ये भी 120 बाय 40 आएगा, और it will give you the same amount of area as 4800 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे A3 देख लेते हैं, ठीक है, कि जो सबसे ऊपर आपके पास शेप बन रही है, इसको मैं ज़रा थोड़े डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे इसका थोड़ा वेट इंक्रीज करने दें मार्कर का, दिस वन, ये जो शेप है आपके पास सबसे ऊपर, इसकी जो लेंथ है ये 160 mm है और जो ब्रेड्थ है इसकी ये 40 mm है। तो इसका जो एरिया आपके पास बनेगा 160 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 64, और ये दोनों जीरो इसके साथ आ जाएंगे, 6400 मिलीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या आ गया, A3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो स्टेप 4, इसको आप जरा रिकॉल कर लें, स्टेप 4 और स्टेप 5 में जो हमने x और y डिस्टेंसेस हमने मेंशन किए हैं, तो इसको आपने साथ कैलकुलेट करके या डिटरमिन करके मेंशन भी करना है, ठीक है। तो जैसे A1 है तो इसके साथ ही मैं लिख रहा हूँ x1 और y1, ठीक है। तो x1 डिस्टेंस अगर आप देखें तो इस फर्स्ट शेप की जो ब्रेथ है 120, इसका हाफ होगा, तो x1 आपके पास होगा 60 मिलीमीटर,
और अगर y1 आप देखें तो इसकी हाइट का यानी कि 40 का हाफ होगा, इट विल बी 20 मिलीमीटर, ठीक है, 20 ओके। अब अगर आप शेप 2 में देखें तो x2 जो है ये डायरेक्टली इसकी जो ब्रेड्थ है 40, दिस वन, इस 40 का हाफ होगा, x2 20 मिलीमीटर, ठीक है। और अगर आप y2 की बात करें, y2 तो यहाँ पे जो आपके पास y2 है ये हमारे पास होगा, y2 हमारे पास क्या होगा कि पहली शेप की, ये जो पहली शेप है इसका ये कंप्लीट 40, क्योंकि ये y2 है ना हमारे पास, दिस वन, ठीक है। तो ये y2 कैसे बनता है, इस सेकंड शेप का, ये वाली जो आपके पास शेप 2 है इसकी हाइट का हाफ, तो इसकी जो हाइट है ये 120 है, तो इसका हाफ 60 होगा यहाँ तक, ठीक है, ये वाला ये 60 होगा प्लस नीचे वाला 40, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा h1 प्लस h2 का हाफ, तो 40 प्लस 60, तो y2 आपके पास आ गया 100 मिलीमीटर, ठीक है। इसी तरह करस्पॉन्डिंगली शेप के x3 हम देखते हैं, ठीक है। जो x3 डिस्टेंस है ये बेसिकली इस 160 का हाफ है, ठीक है, जो ऊपर शेप की लेंथ मेंशन है। तो ये 160 का हाफ आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 80 मिलीमीटर, ठीक है। और जो y3 है ये आपके पास क्या होगा, y3 हमारे पास जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है x एक्सिस से लेकर थर्ड शेप के सेंट्रॉइड यानी G3 तक का डिस्टेंस है, दिस वन y3। तो ये y3 अगर आप इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखें, ठीक है, तो ये होगा h1 यानी पहली जो शेप है दिस वन, इसकी हाइट यानी कि 40 प्लस 120, h1 प्लस h2 प्लस h3 का हाफ, ठीक है। तो h3 जो है वो आपके पास 40 है तो इसका हाफ 20 होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो y3 है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, y3 this will be equal to h1 is 40 plus h2 is 120, ये 160 हो गया, प्लस h3 का हाफ यानी कि 20, ठीक है। तो ये हमारे पास 120 प्लस 60, ये हमारे पास हो गया 180 मिलीमीटर, ठीक है। नाउ what we have to do finally to calculate the coordinates of the centroid of this composite shape is just to put these calculation in these two equations। अब यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि अगर हमने इस पूरी कंपोजिट शेप, अब इस सारे ये जो सारे मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स मेंशन किए इनको मैं रिमूव करूँ ताकि आप शेप को क्लियरली देख सके, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है जी। सो we'll have to wait a little, okay। यस, अच्छा जी। अब हमने जस्ट क्या करना है कि हमने एरिया और जो ऑर्डिनेट्स हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसको हमने जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी दो डायरेक्शन होंगी, क्योंकि हमारे पास एक जो ये हमारे पास x एक्सिस है और दूसरी डायरेक्शन में ये हमारे पास y एक्सिस है। तो इस x की डायरेक्शन में मिसाल के तौर पे जस्ट एज एन एग्जांपल
अगर ये हमारे पास इस शेप का सेंट्रॉइड है तो x की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस होगा, इसे हम x बार कहते हैं, और y की डायरेक्शन में या y एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस होगा, इसे हम y बार कहते हैं। तो x बार कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, दिस वन, ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू बेसिकली कि A1 फर्स्ट शेप का एरिया मल्टीप्लाई उसका x डिस्टेंस प्लस सेकंड शेप का एरिया मल्टीप्लाई उसका x डिस्टेंस अप टू लास्ट शेप का एरिया और उसका x डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑल शेप्स, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल शेप्स A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है। इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करने का भी सेम प्रोसीजर है, सेम फार्मूला है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोमेंट एरिया मेथड, कि आप एरिया का मोमेंट लेते हैं, ठीक है, अबाउट गिवन एक्सिस, ठीक है। तो A1 इंटू, अब यहाँ पर आप इसको y बार के लिए चेंज करें, दिस इज y, दिस इज नॉट x, राइट। तो ये हमारे पास A1 y1 है, चूंकि मैंने इसको कॉपी किया तो उसको मैंने चेंज करना मुझे याद नहीं रहा। सो दिस इज A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अप टू AN yn and divide by the same amount of total area of all shapes, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। we have the same shape here, इसको मैं स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ इन some suitable size, so इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ओके। अब हम वन बाय वन दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं एज पर गिवन फॉर्मूला अबव। तो अगर हम देखें पहले कि हमारे पास x बार, व्हाट इज द x बार, दिस विल बी इक्वल टू A1 मींस 4800 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 4800 मल्टीप्लाई x1 विच इज 60 प्लस A2 कितना है हमारे पास 4800, A1 हमारे पास क्या है, इस पहली शेप का एरिया है ये वाला, ठीक है। A2 क्या है, इस शेप का एरिया है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ, दिस वन। और A3 कौन सा एरिया है मेरे पास, ये जो ग्रीन शेडेड किया है मैंने, ठीक है। सो दिस इज A1 द बॉटम। तो हमारे पास 4800 इंटू 60, उसके बाद है एरिया 2 हमारे पास क्या है, the same amount of area is for shape 2 as well, 4800 millimeter square multiply x2, now x2 is 20 plus A3 6400 millimeter square, 6400 multiply x3, चूंकि हम x बार कैलकुलेट करें तो हम x को देखेंगे, ठीक है, x1 x2 x3 like this, whole divided by A1 plus A2 plus A3 means 4800 plus 4800 A1 plus A2 plus 6400 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे कि इससे हमारे पास क्या आंसर आता है। 4800 मल्टीप्लाई 60 प्लस 4800 अगेन मल्टीप्लाई x2 plus A3 multiply x3 which is 80 millimeter, whole divided by A1 plus A2 plus A3. So the value of x bar is 56 millimeters. 56 millimeters. This is what you have to remember. Now, by the same way, for y bar, what we have to do is just to put the value in this formula as A1, right? 4800 multiply
y1 this value 20 millimeter, sure, plus 4800 multiply y2. Now what is y2? It's 100 mm plus 6400 multiply y3, it is 180. Now whole divided by the total area of all shapes, the same as that of previous 48 and 64 hundreds, like this. It's 6400. Now you will be having y bar as, let me calculate it first. So a1 into y1, it's 20, a2 plus y2, it's 100, and a3 into y3, which is 180, whole divided by a1 plus a2 plus a3. So the value of y bar, this is x bar, 56 millimeter is x bar, and what is the value of y bar? It's 108 millimeters. So these are basically the coordinates of your centroid of this shape with respect to the origin, where y-axis, this one in this direction, and x-axis meet. This is the origin, this one, ये origin है, ठीक है। तो यहाँ से आप x की डायरेक्शन में 56 मिलीमीटर जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट शेप की जो ब्रेड्थ है ये 120 है, ठीक है, और इस सेकंड शेप की जो ब्रेड्थ है दिस वन, दिस इज 40, तो 40 से ज़्यादा होगा, 120 से ऑफ कोर्स कम होगा, तो 40 से माइन्यूट से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अगर हम ऐसे चलें तो ऑलमोस्ट यहाँ 56 आ सकता है, ठीक है। अब y की डायरेक्शन में 108 है, तो अगर आप कम्युलेटिव 108 देखें तो यहाँ से हमारे पास 40 है, और ये जो वैल्यू है हमारे पास ये 120 है, ठीक है। तो 120 प्लस 40 इट्स 160, ठीक है। तो अगर आप देखें एक एज अ रफ गेस, अगर ये 40 है, ठीक है, और इसका हाफ जो है 60 है, तो ये हमारे पास 100 बनता है। ये कितना बनता है हमारे पास? 100। तो इसका मतलब है कि जो y2 है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये ऑफ कोर्स ये 100 है, तो इसका जो सेंट्रॉइड है, यानी जो शेप 2 है, ये जो G2 है, इसके सेंट्रॉइड से जस्ट 8 मिलीमीटर ऊपर, कितना? जस्ट 8 मिलीमीटर ऊपर। तो इसके सेंट्रॉइड से आपने जो शेप 2 है, इसका जो सेंट्रॉइड है दिस वन G2, इससे आपने 8 मिलीमीटर ऊपर जाना है। तो यहाँ से आप 56 मिलीमीटर यहाँ तक आके, और यहाँ से आप 8 मिलीमीटर, सॉरी 108 मिलीमीटर, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट ये लोकेशन बनती है दिस वन, ठीक है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो x की डायरेक्शन में कितने हैं? 56 मिलीमीटर, ठीक है, और y की डायरेक्शन में 108 मिलीमीटर। सो दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस कंपोजिट शेप गिवन हियर। ओके जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर किसी कंपोजिट ज्योमेट्रिकल शेप में होल है, ठीक है, कि उसका एरिया हमने क्या करना है, फिर डिडक्ट करना है, और उसका जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है वो भी एरिया का मोमेंट लेकर उसको माइनस करना है, ठीक है। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस, इस लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड है, इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, all the fundamental and advanced subjects regarding mechanics specially। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।